चलिए, तो जैसे कि मैंने शो में शुरुआत में कहा था कि म्यूचुअल फंड निवेशक जो है उनका रुझान सेफर मार्केट कैप कैटेगरीज की ओर यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम हमारे आज के मेहमान को तो इनवाइट करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम चाहते हैं कि कुछ आंकड़े आपके स्क्रीन पर रखें जो कि हम फ्लैश भी करेंगे। आपको बताएंगे कि किस तरह के हम देख रहे हैं कि रुझान, जहाँ तक लार्ज कैप की बात है, बैलेंस एडवांटेज फंड्स की बात है और फ्लेक्सी कैप्स की बात है, यहाँ पर निवेशकों का रुझान जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जितने भी हम आंकड़े आते हुए देख रहे हैं मंथ ऑन मंथ, उसमें अगर हम देखें तो लगभग 70% निवेश जो है कुल निवेश का, कम से कम अगस्त तक का ये आंकड़ा है, 70% का निवेश अगर हम पूरे इक्विटी एलोकेशंस की बात करें तो वो लार्ज कैप में हो रहा है, फ्लेक्सी कैप में हो रहा है और बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी इस तरह के फंड्स में हो रहा है। और कुछ आंकड़े तो ये भी बताते हैं कि अगर हम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की बात करें तो दिसंबर 2020 के बाद, जी हाँ, दिसंबर 2020 के बाद अब जाके यहाँ पर एक रिकॉर्ड ऊंचाई पर निवेश पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, लगभग 3,513 करोड़ का। और यही हाल हम देख रहे हैं लार्ज कैप कैटेगरी का भी है, जहां पर 2022 के बाद हम रिकॉर्ड निवेश पहुंचता हुआ देख रहे हैं जो कि 2,637 करोड़ का है। और बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी में पिछले 12 महीने में हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा उच्चतम स्तर पर निवेश पहुंचता हुआ 3,213 करोड़। और ये जो फंड्स हम आपको दिखा रहे हैं ये फिलहाल अपने टॉप परफॉर्मर्स है अपनी अपनी कैटेगरी में, लार्ज कैप कैटेगरी, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी और बैलेंस एडवांटेज फंड। हमने आपको 3 और 5 साल के रिटर्न्स यहाँ पर बताए हैं। अच्छा, इस बीच इसका मतलब ये नहीं है कि मिड कैप स्मॉल कैप में निवेश नहीं हो रहा है, वहाँ भी निवेश हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जो हमने निवेश कम होता हुआ देखा था इन कैटेगरीज में, लार्ज कैप में, फ्लेक्सी कैप में और बैफ्स में यानी बैलेंस एडवांटेज फंड, वहां एक बार फिर से निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जोड़ते हैं हमारे आज के मेहमान को जो इस तरह के ट्रेंड को और डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कि इस तरह के ट्रेंड में अगर आप भी ऐसे निवेशक हैं जो अब तक निवेश नहीं कर पाए हैं तो आपके लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए। अमरदेव सिंह, सीनियर वीपी एंजल वन, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि लगातार हर महीने इक्विटी इनफ्लो कम से कम एसआईपी के तौर पे अगर हम देखें तो रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच रहा है, लेकिन ये जो एक अंडरलाइन ट्रेंड है जो कि ऐसा नहीं कि एक्सपेक्टेड नहीं था, कम से कम लार्ज कैप की ओर या लार्ज कैप फंड्स की ओर रुझान का जो हमें ट्रेंड की एक्सपेक्टेशन थी वो हमें आती हुई लौटती हुई भी दिखाई दे रही है। और फ्लेक्सी कैप एज ए कैटेगरी हम देखें अमरदेव, तो जितने भी फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं वो मोटे तौर पर अपना रुझान लार्ज कैप्स में ज़्यादा रखते हैं और इसीलिए उनको भी हम लार्जली एक लार्ज कैप फंड की तरह ही कंसिडर करते हैं, लेकिन बैफ में भी हम अब इन्वेस्टमेंट होता हुआ देख रहे हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एसआईपी निवेशक अब थोड़ा सा या तो जो प्रॉफिट कमा लिया है मिड कैप स्मॉल कैप ने उसमें से थोड़ा सा हल्का होकर अब अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर रहे हैं, या वो रिस्क अवर्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं? कैसे समझें इस ट्रेंड को अमर? धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो जैसा आपने सही कहा कि निवेशक जो हैं अभी इस वक्त वो जरा रिस्क एवर्स तो डेफिनेटली है, बिकॉज और वो लाजमी भी है बिकॉज मार्केट्स यदि हम देखें तो रिकॉर्ड हाइस पे है। और जिस तरह की हम लोगों ने रैली 4 जून के बाद देखी जब इलेक्शन रिजल्ट्स आए थे और आज देखें मार्केट्स जहाँ खड़ा है, तो और न सिर्फ आई वुड से लार्ज कैप्स, मिड कैप, स्मॉल कैप सब में एक बहुत अच्छी खासी रैली देखी, मल्टी बैगर्स रहे। और इसके अलावा जो है वो इंडाइसेस में जो इंडेक्स है उनमें भी बहुत अच्छी रैली रही। और ग्लोबल मार्केट से भी यदि हम लोग कंपेयर करें तो ग्लोबल मार्केट्स में भी ओवरऑल एक अच्छा रैली रहा, चाहे वो यूरोप की बात करें या जापान की बात करें या फिर यूएस की बात करें। हालांकि इंडियन मार्केट्स हैव परफॉर्म बेटर। तो हैविंग सेड दैट, तो जो निवेशक है वो कहीं ना कहीं ये जरूर समझ रहे हैं कि मार्केट्स रिकॉर्ड हाइस पे है, तो कहीं करेक्शन आ सकता है, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो करेक्शन को ट्रिगर कर सकते हैं। तो जब भी मार्केट में करेक्शन आती है, यदि आप हिस्टोरिकली भी मार्केट्स को देखें तो ये आप जरूर पाएंगे कि जब तेजी रहती है तो जो स्मॉल कैप्स हैं और मिड कैप्स के एनी टाइम आउट परफॉर्म लार्ज कैप्स, बिकॉज लार्ज कैप्स को आप उस रफ्तार से कंपेयर नहीं कर सकते या उस तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स के हिसाब से। तो ओवरऑल और जब करेक्शन भी मार्केट्स में आती है तो जो स्मॉल कैप्स हैं वो ज्यादा उनमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और ये हिस्टोरिकल ट्रेंड रहा है। तो इस ऐसे जब ऐसा सिनेरियो रहता है या फिर ऐसे सिनेरियो के एक्सपेक्टेशंस में जो निवेशक रहते हैं वो कहीं ना कहीं एक रिस्क एवर्जन, ये किसी भी इंसान में रिस्क जो है वो हमेशा उसकी जो एपेटाइट है वो हमेशा सेम नहीं रहती है, वो चेंज होते रहती है। तो अभी की जो स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं
ये निवेशक लोगों को जरूर समझ में आ रहा है, फंड मैनेजर्स भी ये जरूर समझ रहे हैं कि मार्केट्स वोलाटाइल रह सकता है, क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं जो मार्केट में करेक्शन ला सकते हैं। तो ये सब फैक्टर्स हैं जिन कारणों से हम लार्ज कैप में और मिड कैप में, जैसे आपने कहा फ्लेक्सी कैप में, बैलेंस एडवांटेज फंड्स, ये सब में एक ज्यादा फ्लोज देखा जा रहा है एज कंपेयर टू द अदर आई वुड से स्मॉल कैप्स फॉर दैट मैटर। तो अमरदेव, मुझे थोड़ा सा बैफ पर बात करनी है, क्योंकि बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी हम बोलें या डायनेमिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी बोलें, अगर हम बैलेंस एडवांटेज बोलें या डायनेमिक एसेट एलोकेशन बोलें, इसमें अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं या इन्वेस्टिंग टाइप्स होते हैं। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं, कोई बहुत ही अग्रेसिव भी होते हैं, उसके मुताबिक आपके पास एक विकल्प होता है निवेश करने का। तो अमर, सवाल मेरा आपसे ये है कि बैफ में क्या कंजर्वेटिव निवेश की और निवेशकों का रुझान ज्यादा है, या हम अग्रेसिव टाइप के निवेशकों की बात कर रहे हैं, अग्रेसिव कैटेगरी की बात कर रहे हैं विद इन डायनेमिक एसेट एलोकेशन, विद इन हाइब्रिड एलोकेशन, जहां पर अगेन इक्विटी एंड लार्जली लार्ज कैप शायद ज्यादा है? क्या कहेंगे? देखिए, इसमें जो बैलेंस एलोकेशन फंड्स जो रहते हैं, उनका यदि आप वे ऑफ वर्किंग देखेंगे तो दे आर वेरी डायनेमिक इन नेचर। तो कहीं ना कहीं वो मार्केट कंडीशंस को देखते हुए वो अपने पोजीशंस जो है उनको बनाते हैं। तो उसे मोर और लेस यू कैन से एक्टिव इन्वेस्टिंग हो गया। यदि मैं लार्ज कैप्स की बात करूं, यदि मैं ईटीएफ्स की बात करूं, इंडेक्स ईटीएफ्स करें, तो दे आर प्योरली पैसिव इन्वेस्टिंग। तो जब भी आप यदि फॉर एग्जांपल या फ्लेक्सी कैप्स की बात करूं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब आप सिंपल, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे आप सिर्फ लार्ज कैप्स की बात करते हैं, तो वहां जो निवेशक रहते हैं उनकी रिस्क एपेटाइट काफी कम रहती है एंड दे आर ओके विद डिसेंट रिटर्न्स। मतलब इन टर्म्स ऑफ जो इंडेक्स की जो रिटर्न्स, यदि आप निफ्टी का कैगर उठा के देखें 13-14% या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 का उठा के देखें तो स्लाइटली हायर, तो दे आर ओके विद एनीवेयर रिटर्न्स स्लाइटली व्हिच इज आउट परफॉर्म द इंडाइसेस। लेकिन जो बैलेंस एलोकेशन फंड्स हो गए, जो डायनेमिक फंड्स हो गए, जो फ्लेक्सी कैप्स हो गए, दे आर मोर एक्टिव इन नेचर। तो उनकी ये कोशिश रहेगी कि वो ऐसे मतलब स्टॉक्स में, कंपनीज में इन्वेस्ट करें जो यदि लार्ज कैप्स में भी हो, मिड कैप्स में भी हो, और कहीं ना कहीं वो सेक्टर्स, बिकॉज अभी जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ये देख रहे हैं कि एफएमसीजी सेक्टर हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया, ऑटो में भी टू व्हीलर्स पर्टिकुलरली, इसके अलावा यदि आईटी स्पेस आप देखें, उसके बाद फार्मा स्पेस देखें, तो दीज हैव परफॉर्म्ड एक्सीडिंगली वेल एज कंपेयर टू मेनी ऑफ द अदर सेक्टर्स। तो जो जो एसेट एलोकेशन करते हैं, डायनेमिक एसेट एलोकेशन वाले जो फंड्स रहते हैं, और लार्ज कैप में रहे या फ्लेक्सी में रहे, उनके लिए हमेशा फंड मैनेजर्स के लिए चैलेंज रहता है हाउ टू आइडेंटिफाई सच कंपनीज इन सच अ मार्केट सिनेरियो वेयर मार्केट्स आर ट्रेडिंग एट रिकॉर्ड हाइस। तो यहाँ जो है वो उनके लिए, तो फंड मैनेजर्स के लिए तो एक चैलेंज रहता ही रहता है। साथ में निवेशक जो है वो भी कहीं ना कहीं सोचते हैं कि अपसाइड क्या है और डाउनसाइड क्या है, बिकॉज risk and reward both are very important. One should, if one is looking at the reward, one should also look at the potential risk कि क्या रिस्क हो सकता है। तो जब निवेशक इन बातों पे ध्यान देता है, तो ऐसे मार्केट सिनेरियोज में वो या तो बैलेंस जो एलोकेशन फंड्स हैं जो एक्टिव एलोकेशन कर रहे हैं उनमें वो पसंद करते हैं, बट उसमें भी दे विल प्रेफर मेजरली लार्ज कैप या मिड कैप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, या फिर जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं वो फिर ईटीएफ्स में, इंडेक्स ईटीएफ्स में या इस टाइप के जो निवेशक इन्वेस्टमेंट रहते हैं वहां वो प्रेफर करते हैं। राइट, राइट। तो लेकिन अमरदेव, क्योंकि हम देखिए, हम फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं, और पोर्टफोलियो आप तब बनाते हैं जब आप किसी गोल से अलाइंड होते हैं, ठीक है? ये सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, और ऐसे में जितना लंबा आप निवेश करेंगे उतना आपका जोखिम कम होता रहेगा। भले ही आपने एक मिड कैप स्मॉल कैप में एलोकेशन ज़्यादा करके रखा हुआ है, या माइक्रो कैप स्मॉल कैप में आपने एलोकेशन ज़्यादा करके रखा हुआ है, तो अभी जो मौजूदा ट्रेंड है मेरे ख्याल से वो बहुत ही नियर टर्म और शॉर्ट टर्म माइंडसेट निवेशकों का दर्शा रहा है। हालांकि निवेशकों को समझाना ये भी ज़रूरी होगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं और उसमें आपके पास अगर अच्छा खासा एक्सपोजर मिड कैप स्मॉल कैप में है, तब भी जोखिम भले ही आपको लग रहा है कि फिलहाल दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पोर्टफोलियो का जो पॉजिटिव रिटर्न और बम्पर रिटर्न दिखाई दे रहा है वो नेगेटिव हो जाएगा। क्या ये कहना सही है? देखिए, मार्केट्स में एक ही चीज जो निश्चित है, वेरी नाइस थिंग कि द ओनली सर्टेनिटी इज अनसर्टेनिटी। तो मार्केट्स में हमेशा वन हैज टू बी प्रिपेयर्ड दैट एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट, इट्स जस्ट लाइक डे एंड नाइट। तो मार्केट्स में भी जैसे बुल फेज होता है तो बेयर फेज भी रहता है, मार्केट्स में करेक्शन भी आती है। बट यदि जैसा आपने कहा कि यदि आप लॉन्ग टर्म देखते हैं, आप लॉन्ग टर्म किसे डिफाइन आप करते हैं?
जनरली बहुत लोगों का ये व्यू रहता है कि मैं 2-3 साल रखूं तो वो लॉन्ग टर्म है, लेकिन आइडियली इफ यू लुक एट तो लॉन्ग टर्म शुड बी नथिंग लेस देन 4 to 6 years मिनिमम। यदि हायर और यदि 8 to 10 years हो तो नथिंग लाइक इट। तो यदि आप 4 to 6 years भी लेके चलते हैं तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि आप एक बुल फेज और एक बेयर फेज दोनों देखते हैं। यदि आप उससे ज्यादा आप एक्सटेंड करते हैं, सपोज 6 to 8 years लेके तक चलते हैं, तो यू आर सीइंग मल्टीपल फेजेस। तो दैट इज ऑलवेज अ बेटर अपॉर्चुनिटी, बिकॉज होता क्या, जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में 2-3 चीजों या 2-3 बातों पर खास करके ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक, कि आप जिस भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस भी टाइप ऑफ फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसे आप जरूर क्लोजली ट्रैक करें विजा वी इट्स पीयर्स, कि उसकी जो कंपटीशन है वो किस टाइप का परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो फ्लेक्सी कैप हो, चाहे वो लार्ज कैप्स हो, चाहे वो मल्टी कैप हो। तो पहला तो वो, दूसरा ये हो गया कि जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक एसआईपी मोड में जाना होगा, बिकॉज अदरवाइज क्या होगा, सपोज आपने इस लेवल पे, आज के लेवल पे सपोज आपने इन्वेस्ट कर दिया और मार्केट में करेक्शन आती है, तो आप फिर तब तक इंतजार करेंगे कि जब तक वो करेक्शन से पूरी रिकवरी ना होके वो आपके लेवल्स पे मार्केट ना आए, तब तक तो वो आपको फायदा होगा नहीं आपके पोर्टफोलियो को। तो कहीं ना कहीं यदि आप एक एसआईपी मोड में चलते हैं और एक सिस्टमैटिक और एक डिसिप्लिन वे में आपको चलना होगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। तो इफ यू हैव द डिसिप्लिन एंड यू कैन डिस्प्ले द डिसिप्लिन, देन यू स्टैंड अ बेटर चांस। बिकॉज ये आप जरूर ये बात सही है कि हम लोग पिछले 20 साल उठा के देखें तो देयर हैव बीन सो मेनी डॉट कॉम बबल हुआ था, फिर 2007-8 में एक मेजर सब प्राइम क्राइसिस हुआ था, उसके बाद अगेन भी सौ, तो मार्केट्स में देयर विल ऑलवेज बी करेक्शंस। बट यदि आप लॉन्ग टर्म पोजीशन होल्ड करते हैं, लॉन्ग टर्म यदि आप निवेश करते हैं और आप एवरेज करते हैं, बिकॉज द लॉ ऑफ एवरेज विल ओनली वर्क इन द लॉन्ग टर्म। और यदि आप वन ट्रांच में इन्वेस्ट करते हैं एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज नेवर अ गुड वे ऑफ इन्वेस्टिंग अनटिल अनलेस यू कैन एवरेज इट आउट इफ द मार्केट करेक्ट्स। तो आप उस तरह से यदि आप इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं और एटलीस्ट 6 to 8 years या उससे ऊपर भी लेके चलते हैं, 10-12 years, तो दैट इज इवन बेटर। अदरवाइज जैसे आप गोल के बेसिस पे भी निवेश करना चाहते हैं तो वहां यू डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट, बिकॉज बहुत बार क्या होता है, आपने गोल कुछ रखा है और वो 3-4 years का ही गोल है, बट उस समय सपोज उससे पहले मार्केट बहुत अच्छा था और उस समय मार्केट में हम लोगों ने करेक्शन देखना शुरू किया, तो क्या होगा कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो घट जाएगी। तो इसीलिए जो मतलब यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट इवन इफ यू आर सेटिंग अ गोल, दैट हैज टू बी कंपैरेटिवली अ लॉन्गर गोल एंड नॉट अ वेरी शॉर्ट टर्म। अमर, मेरे ख्याल से काफ़ी विस्तार से आपने तमाम बारीकियां दर्शकों को समझाई है और जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है उससे ये बात तो समझ में आ रही है कि दर्शकों ने या निवेशकों ने जोखिम को समझना बहुत ज़रूरी समझा है, उसके मुताबिक अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस भी करना शुरू कर दिया है। लेकिन एक और जाते जाते आखिरी चीज़ दर्शकों को जो बताना चाहूँगी मैं, कि कोई भी रीबैलेंस आप कर रहे हो या रीवैम्पिंग अपने पोर्टफोलियो में कर रहे हो, क्योंकि ये आपका फाइनेंशियल पोर्टफोलियो और क्योंकि आपके फाइनेंशियल गोल्स के साथ ये लाइंड अप है और ये जो गोल्स हैं वो काफ़ी अहम होते हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई इसमें शामिल होती है, बच्चों का शादी ब्याह, आपका घर, आपके रिटायरमेंट जैसे लक्ष्य शामिल होते हैं। तो रीशफलिंग भी करनी हो पोर्टफोलियो में, रीबैलेंसिंग भी करनी हो, तो काफ़ी सोच समझकर और स्ट्रैटेजी के साथ आप करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमर, आपने समय निकाला और हमारे दर्शकों का आज मार्गदर्शन किया। थैंक यू।